राजभाषा, अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हिंदी को, राजभाषा। और राजस्थान की राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, नहीं। उसके पीछे कारण है, बहुत लंबा चौड़ा इसका मैटर है और वो आपके विषय का है नहीं है, इसलिए अपन इस पर बात नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी सामान्य वे में हम हाँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि वगैरह ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में आता है, तो हम उसमें पढ़ाते भी हैं। वैसे राष्ट्रभाषा का कंसेप्ट क्या वो मैं जरूर आपको बता देता हूँ। देखो, राष्ट्रभाषा का सीधा सा मतलब है किसी भी देश की वह भाषा जो सर्वाधिक लोगों को विचार विनिमय करने के लिए और साथ में उनका जो लेखन कार्य होता है, पत्र व्यवहार वगैरह, वो उस भाषा में होता हो, वो उस देश की क्या होती है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के लिए जो मानदंड है उसके बारे में बता रहा हूं मैं, कि उसका साहित्य होना चाहिए। अब हमारी दुविधा क्या है कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उनमें कहीं कन्नड़, कहीं तेलुगु, कहीं मलयालम, कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं बिहारी, कहीं भोजपुरी, कहीं मगही, कहीं मैथिली और कहीं गुजराती, कहीं पंजाबी। अब देखिए, इतनी विविध प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा जब दर्जा देने की बात आती है तो दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं वो इसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसलिए हमने अपने हिसाब से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 140 करोड़ की आबादी में लगभग 110 करोड़ की आबादी हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बहुमत किसका है? हिंदी बोलने वालों का। इसलिए वो अपने आप ही कह देते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन कानून में, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। बस ये ध्यान रखना। और इसके पीछे क्षेत्रवाद, राज्यवाद, बहुत सारा मैटर है, तो ये चल रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है और हो जाना चाहिए। वैसे एक भाषा हो जानी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय वगैरह जो भी होता है वहां पर दोनों भाषाओं में कार्य होता है, यानी इंग्लिश और हिंदी। कोर्ट में भी बात हिंदी और इंग्लिश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाओगे वहां तो हिंदी का बहुत कम, अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा होता है। तो कहीं कहीं अंग्रेजी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है हिंदी पर। इसलिए सरकार ने हिंदी के स्तर को बनाए रखने के लिए और साथ में हिंदी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये सब बातें करनी पड़ी उनको। हिंदी दिवस अपनाओ, हिंदी पखवाड़ा अपनाओ, ताकि क्या लोग हिंदी बोलते रहे, हिंदी समझते रहे। नहीं तो ऐसा नहीं है कहीं ये डायनासोर की तरह लुप्त हो जाए, पर ऐसा नहीं है, ये लुप्त होगी। हम जब तक हम हैं तो लुप्त नहीं होने देंगे। हम बताते रहेंगे, देखो आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, इतने लोग हिंदी पढ़ रहे हो, है ना। तो हिंदी भाषी जो राज्य है उसकी आबादी तो हिंदी को लेके जाएगी जाएगी। ओके, चले, ये हो गया। इससे आगे कुछ बचा है? ओके, दो चार और देख लेता हूँ पहले। ये कुछ लिखने क्या? ये नहीं लिखो तो चलेगा, ये सब पढ़ाऊंगा मैं तो उपसर्ग में। ये लिखना है ना। अच्छा, इससे पहले वाला, हाँ ये लिख लो। दुष्फल, निष्कलंक, निष्पक्ष। दुष्परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्वधन परिणाम। कौन सा श आएगा इसमें? 3 स में से कौन सा श आएगा? षटकोण वाला कौन सा आएगा? षटकोण। कंप्लीट। नेक्स्ट आगे ले ले। ये ले लीजिए, अपवाद लिख लीजिए। ये कुछ नहीं लिखना। मूसलाधार, मुसल प्लस धार, सत्यानाश, सत्य प्लस नाश, दीनानाथ, दीन प्लस नाथ, विश्वामित्र, विश्वधन मित्र,
अष्टावक्र, अष्टधन वक्र और अष्टादश अष्टधन 10। हाँ, ये स्वर संधि के अपवाद, हेडिंग डाल देना, स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि के अपवाद। जानकारी होनी चाहिए, बाकी परीक्षाओं में अब कम पूछे जाते हैं, ये तो बहुत पहले पूछ लिए गए ये, फिर बाद में विरोध किया गया इसका कि इतना सारा लंबा चौड़ा आपके पास मैटर है, संधि को पूछने को लेकर ले दे के आप अपवाद पूछ लेते हो, ये आपकी संकीर्ण मानसिकता नजर आती है। विद्यार्थी को गुमराह करना, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछा जाना चाहिए और वास्तव में भी नहीं पूछा जाना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपवाद को क्या पूछना, आप सीधे प्रश्न पूछें तो समझ में भी आता है इसका संधि विच्छेद कैसे होगा या इसमें किस प्रकार की संधि है, तो फिर सही ज्ञान की परीक्षा तो वही है। अपवाद में जब नियम ही नहीं है तो इसको पूछने का उचित ही नहीं है, बस ये जानकारी के लिए, हाँ ये ऐसे बन गए और हमें नियमों के अनुसार ये नहीं बन रहे हैं, इसलिए इनको हमने अपवाद के दायरे में रखा। अगर नियम पहले बन जाते तो कोई भी शब्द अपवाद के दायरे में नहीं आता। शब्द पहले बन चुके हैं, उन सभी शब्दों को नियमों में ढालने की कोशिश की गई, जो जो नियम में हमें आ गए वो तो ठीक है, जो नहीं आए उनको हमने अपवाद का नाम दे दिया। अष्टावक्र, अष्टधन वक्र, अष्टावक्र ऐसे लिखना है इसको, अष्टावक्र। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि, टेढ़ी नजर, और इसका अपोजिट होता है वक्र का रिजु, जो मैं आपको अपोजिट विलोम शब्द में पढ़ाऊंगा। रिजु, रिजु का अर्थ होता है सरल, सीधा, एकदम सपाट। हो गया कंप्लीट? और कोई बाकी बच्चा क्या देख लेते हैं, ये कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको छोड़ो, इनको नहीं है। एक ये लिख लीजिए, आयु धन मान, ये विसर्ग संधि का जो नियम पढ़ा था ना हमने, उसी जगह पे इनको अपवाद में डालना है। विसर्ग संधि का अंतिम जो पार्ट पढ़ा था, चतुर्धन कोण, चतुष्कोण, बहि प्लसकार, बहिष्कार, है ना, उसमें आपको ओके हो गए। वपुष्मान का अर्थ होता है सुंदर शरीर वाला, वपु सुंदर। अब जिन्होंने लिख लिया वो कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है क्योंकि एक नया टॉपिक है, तो उसकी 15 से 20 मिनट तक की जो प्रस्तावना है, जो भूमिका है, वो जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टॉपिक के प्रश्न कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप लिखें नहीं, अब सिर्फ सुने मुझे। और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द का हम विश्लेषण करें तो इसमें एक शब्द हमें मिल रहा है उप, और एक क्या मिल रहा है? सर्ग। ये हम इसके टुकड़े कर रहे हैं। उप का मीनिंग क्या होता है? उप का अर्थ होता है पास या समीप। इसका मीनिंग है पास या समीप या करीब या निकट या सन्निकट, है ना। और सर्ग का अर्थ होता है रचना या बनाना करना किसी को, ये इसका सामान्य अर्थ है। उप का मतलब होता है पास और सर्ग का मतलब होता है रचना। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि पास रह करके किसी शब्द के साथ कोई जुड़ता है तो नए शब्द की सृष्टि करता है, वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति एक शब्द, राष्ट्रपति के पास वाला कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सरपंच के पास वाला कौन होता है? उप सरपंच। मंत्री के पास वाला कौन होता है? उप मंत्री। ये उप का अर्थ बता रहा हूं, उप का मीनिंग पास या समीप के रूप में इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। उपसर्ग शब्द नहीं होते, सारे
जितना थ्योरिकल पार्ट है वो सब लिखवाऊंगा मैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं है। कम से कम 8 से 10 बिंदु आपको मैं लिखवाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा उसकी समरी, ठीक है ना। तो लिखने पर ज्यादा जोर मत देना। उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्दांश होते। क्या होते हैं? शब्दांश, शब्दों के अंश होते हैं। और ये किसी मूल शब्द के सदैव कहां लगते हैं? आगे लगते हैं, आगे लगता है। इसलिए इनकी परिभाषा भी ऐसे बनती है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की सृष्टि करते हैं या रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, इस पर हम बात और आगे गहराई से करेंगे। अब इसमें बात ये आती है कि नए नए शब्द कैसे बनते हैं, उसको जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए एक शब्द लिख रहा हूं मैं, हार। क्या शब्द है ये? हार। देखिए इस हार के क्या मायने, पहले वो जान लेते हैं। हार के दो अर्थ। एक हार का अर्थ है माला। क्या अर्थ है? माला। और हार का अर्थ है पराजय। ठीक है, पराजय। ये हार इस रूप में हम काम में लेते हैं। जैसे देखिए, पाकिस्तान भारत से हार गया, तो मुझे बताइए यहां हार का क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हो? पराजय। मैंने अपनी पत्नी को 9 लखे का हार दिया, तो क्या है ये? पराजय दी क्या? तो क्या है ये? माला। मैंने 9 लखे का हार दिया, कमबख्त 6 महीने तक मेरे से बात नहीं करती। अब आप सोचिए 9 लाख का हार देने के बावजूद भी बात नहीं करे। मैंने शर्त यही रखी थी, बेंडो। जिसको समझ में आया उसी को ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड मत करना कोई, नहीं तो फिर मेरे घर पे जाना भारी हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं मैं। हार का अर्थ होता है माला, हार का मतलब होता है पराजय। अब देखिए ये मूल शब्द है, ठीक है। अब इसके आगे में कोई शब्दों का अंश लगा दूंगा, जैसे आ लगा लिया, ठीक है। और अब इसके अंदर जोड़ेंगे तो क्या बना? आहार। अब इस आहार का अर्थ क्या हो गया? भोजन। क्या अर्थ हो गया? भोजन। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर हार का अर्थ क्या पराजय है? नहीं। क्या हार का अर्थ माला है? नहीं। इसलिए अब इसकी परिभाषा बनती है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे, आगे का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कुछ लोग इधर भी समझ जाते हैं कि इधर भी आगे होता है, नहीं, हम इधर बात कर रहे हैं जो इसके आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके, उसके का ये आरपीएस आरएस में आया हुआ परिभाषा से प्रश्न बनाया, तो उसके किसके लिए आया? उसके मूल शब्द के लिए, उसके अर्थ में, ये अर्थ था उसका, अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द बना रहे, ऐसे शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यह बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं। अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि उपसर्गों का क्या महत्व है, हम उपसर्ग क्यों पढ़े, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में है इसलिए पढ़े। फिलहाल तो है ना। हाँ भाई, आप क्यों पढ़ोगे? आप तो पाठ्यक्रम में है इसीलिए पढ़ रहे हो, बाकी क्यों पढ़ोगे? लेकिन वास्तव में इनका क्या महत्व है? हमारे शब्दकोश में नए नए शब्द बने, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उपसर्ग। उपसर्गों से कई शब्द बनेंगे, तो इसका मतलब उपसर्ग से हमारी डिक्शनरी विस्तृत और व्यापक होती है, शब्द कोश बढ़ता है। तो इसलिए हम इनको बहुत महत्व दे रहे हैं, ठीक है। संधि में भी हमने खूब सारे शब्द पढ़े, तो उपसर्ग से भी शब्द पढ़ने वाले, तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं। अब बात ही आती है उपसर्ग को लेकर के प्रश्न कैसे बनेंगे। तो मैं आपको 5 से 6 तरीके बताने वाला हूं कि इस तरीके से उपसर्ग से पेपर सेटर प्रश्न बना सकते। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पहचान। ये परंपरागत एक प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इसमें उपसर्ग क्या है। अब आपको मेरी संधि जो पढ़ाई वो याद आएगी। मान लीजिए आपको एक शब्द दे दिया प्रत्येक। क्या दे दिया? बताइए प्रत्येक में उपसर्ग क्या है? ये लो, क्या बात कर दी आप लोगों ने। प्रति धन एक, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग की पहचान करना। अब मुझे बताइए, आपको ऐसे कई शब्द मिलने वाले हैं जो संधि से
आपको पता लगेगा कि उसका उपसर्ग उस शब्द के अंदर क्या है। बात समझ में आ गई? इसलिए संधि मैंने पहले पढ़ाई। बहुत सी जगह पर मैंने देखा है कोचिंग वाले, जो फैक्ट है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, मैंने ये देखा है कि वहां पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि जैसे कोई नया बैच लॉन्च हो जाता है, बन जाता है, तो बच्चे धीरे धीरे एडमिशन लेते हैं, तो संधि जैसे टॉपिक को वो नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं, छोटे टॉपिक जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द युग्म, इनसे वो पढ़ाते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के अवधारणाएं उस शब्द में होती है जो नजरअंदाज कर दी जाती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी उन 4 टॉपिक को पर सबसे ज्यादा अपनी मेहनत करता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो वो ये देखते हैं कि अगर पहले ही हम संधि पढ़ा देंगे, बाद में जब स्टूडेंट आए उनको संधि पढ़ाने के लिए हमें सर से वापस संधि पढ़वानी पड़ेगी, फिर उन सर को फिर पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो कोचिंग के ऊपर क्या होगा, आर्थिक भार, दबाव पड़ेगा। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे वो उपसर्ग, विलोम, विलोम शब्द, शब्द युग्म दिए तो बच्चे ऐसे पढ़ लेंगे ही, क्योंकि ये तो याद करने वाला। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के टॉपिक को यही रहता है कि मैक्सिमम बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं तो सबको एक साथ संधि पढ़ा दी जाती है। मेरा हिसाब ये है, बच्चे चाहे 2 हो या 4 हो, सिस्टमेटिक जो पढ़ने का तरीका वो यही है कि सबसे पहले वर्ण विचार के बाद संधि के टॉपिक को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इससे 4 पिलर हमारे हिंदी के मजबूत हो जाते हैं, बाकी के ऑटोमेटिक टॉपिक सर क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाते हैं। इसके अब देखिए आपके पास सुविधा है, सुविधा ये कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हो ये मोबाइल में भी ऐप से आप पढ़ सकते हो, रिकॉर्ड क्लास आपको मिल जाती है। तो इसलिए अच्छी बात है कि जिसने संधि लेट एडमिशन लिया तो वो 2-3 वीडियो देख करके समझ सकता है, हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया, तो ये अब अच्छा हो गया। बाकी पहले सिर्फ ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं हुआ करता था, ऑफलाइन ही हुआ करता था, और जिसमें ये स्मार्ट बोर्ड भी नहीं हुआ करते थे, जब वो मार्कर वाले बोर्ड हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में जो बाद में एडमिशन लेता, बीच संधि का पार्ट हो गया, तो उसके लिए समस्या होती है, निश्चित होती है, लेकिन अब होना नहीं चाहिए। खैर, तो बात कर रहे थे कि आपको पहला प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि संधि की, उपसर्ग की क्या करना, पहचान। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा अलग प्रकार का, और वो प्रश्न ही उपसर्ग की सबसे बड़ी कैटेगरी में आता है, और पेपर सेटर आजकल बहुत पूछ, मुझे लगता है वो इस पेपर सेटर ने जो ये पूछ रहे हैं उन्होंने शोले की मूवी देख ली होगी शायद, और शोले की मूवी में एक डायलॉग आता है, कितने आदमी, ऐसा डायलॉग आपने सुना हो ना, और वो पूछते हैं कितने उपसर्ग, कितने उपसर्ग है, और फिर आप कहोगे सरकार दुई, है ना, वो ऐसे पूछेंगे कितने उपसर्ग है। तो जैसे ये देखिए, ये आ गया प्रत्युपकार, क्या आ गया, प्रत्युपकार। अब आपसे सवाल ये किया गया इसमें उपसर्गों की संख्या, तो देखिए अब फिर वही संधि काम आ गई, और यह आएगा प्रति धन उप धन का, तो ये दोनों कौन है, उपसर्ग है। तो कितने उपसर्ग है इसमें, 2 उपसर्ग है। अब मुझे बताइए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर करने के लिए शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, विच्छेद करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए संधि जरूरी थी कि नहीं थी, यस, इसलिए संधि मैंने पहले पढ़ाई। तो कितने उपसर्ग को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न। इस प्रश्न के लिए उनको पता है कि राकेश सर पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो वो एक कदम आगे चलते कि प्रश्न ऐसा नहीं, ऐसा पूछे। देखिए अपन तो ये सोच रहे हैं कि उपसर्ग की पहचान सीख जाएं, उपसर्ग की संख्या सीख जाएं, अपना काम हो गया। नहीं, अब की बार प्रश्न का पैटर्न ही अलग है। वो ये पूछेंगे कि आपको उपसर्ग की पहचान तो छोड़ो, आप तो ये बताओ कि उपसर्ग लगाने से इस शब्द का अर्थ ये बनता, वो बताओ आप। तो आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि क्या जोड़े कि ये बन जाए, कि क्या जोड़े कि ये बन जाए। ये बन जाए का मतलब थोड़ा समझा रहा हूं, कैसे, देखिए उदाहरण बता रहा हूं कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ घमंड हो जाए,
अभिमान, शाबाश। तो अभी तो आपको ये पता है कि अभिमान का मतलब घमंड होता है। मरण तो तब होगा जब ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, वाह बोलो, सही बात है। बताओ कौन सा प्रश्न? हाँ, परीक्षा। अब प्रश्न ये है कि कर शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ समूह हो जाए। अब देखो, हमें पता है कि ये प्र आगे आ रहा है, उपसर्ग है। ये नी आ रहा उपसर्ग होगा, ये आ रहा उपसर्ग है, ये सु उपसर्ग है, ये परि उपसर्ग है। हमें पता है उपसर्ग तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि प्रकर, निकर, अरे यार ये निकर ये कोई शब्द होता है क्या? ये तो हम तो पहनते हैं निकर, है ना? आकर, सुकर, परिकर। क्या अब आप सोचिए, जिन्होंने उपसर्ग रट लिए वहां इनकी दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब उपसर्गों का आपको क्या अर्थ भी पता होना चाहिए। वो मैं आपको दूंगा, सिखाऊंगा, शब्द पढ़ाऊंगा, बहुत सारे शब्द सिखाऊंगा। इतने शब्द हम सीख जाएंगे कि बहुत परीक्षा के नजदीक कोई सा भी प्रश्न है आप पूछा जा सकता है। इतना वो पेपर सेटर दिमाग नहीं लगाएगा जितना मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इतना अनुभव मैंने ले लिया कि पेपर, क्योंकि मैंने ये ऐसे प्रश्न देखे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे पेपर बनाएंगे के लिए कहेंगे तो मैं कैसा बनाऊंगा, ऐसा प्रश्न बनाऊंगा, फिर वो ढूंढते रहो। बस में भी ढूंढेंगे उत्तर नहीं मिलेगा। आप समझ गए होगे मेरी बहन को। हाँ सही कह रहे हो। तो हाँ, टेम्पोनिन बस किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कर शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े। तो इसका सीधा उत्तर है निकर। निकर, निकर का अर्थ होता है समूह। निकर का अर्थ क्या होता है? समूह। और ये नहीं समझ में आता हो तो रामचरितमानस सुंदरकांड में आप पढ़ना, हमारे उपयोग किया है वानर निकर। वानर निकर ये नहीं, बंदरों का नेकर नहीं है वहां, बंदरों का समूह। अब आप सोचिए कहां से शब्द किधर लेकर के मैं आया। ऐसे आपसे पूछेंगे, जैसे देखिए ये क्या शब्द है? चर। आपसे ये पूछेंगे कि चर शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ दास, सेवक या नौकर हो जाए। तो बताइए उसका क्या लिखे उसमें। बताओ, चार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े उसका अर्थ दास, सेवक, नौकर हो जाए। तो गुप्तचर। क्या जोड़े? गुप्तचर। गलत। एक बात आपको बता दो, कभी भी इसे आप अपने हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, पहला ऑप्शन जब भी राइट हो रहा है उसके लिए आप रुकना, उसके लिए रुकना। कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दरवाजा। हाँ सही कह रहा हो। अगर आप पहला ऑप्शन राइट कर रहे हो, एक मिनट दब जाओ, क्योंकि हो सकता है गड़बड़ी, क्योंकि पेपर सेटर आपको यही गलती करवाने की कोशिश करेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब जब ए ऑप्शन आ रहा है उस प्रश्न को 2 बार पढ़ना, क्योंकि हम क्या भावाती रेख में आकर अरे गुप्तचर सब बात पता लगाने वाला है, अरे यार ये तो अपनी बात है। नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? अनुचर। अनुचर, अनुचर इसको आगे पढ़ाऊंगा। अनुचर का मतलब होता है दास, सेवक। दास, सेवक उसी को ही कहा जाता है, परिचर को भी कहा जाता है, लेकिन परिचारिका और परिचर। लेकिन अनुचर हमारे लिए एक नौकर की तरह होता है, जी हुकुम, जी हुकुम पीछे पीछे घूमने वाला होता है। ठीक है ना? तो हाँ जी मालिक, शाबाश। तो क्या जोड़े कि ये बन जाए, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उपसर्ग की संख्या को लेकर के भी अब पेपर सेटर होशियार है। अच्छा, ये भी सिखा दिया गुरुजी ने, ये भी सिखा दिया है, ये भी सिखा दिया। अब चौथे टाइप का प्रश्न पूछेगा वो, और वो चौथे टाइप का क्या प्रश्न पूछेगा? वो आपसे मूल शब्द की पहचान। क्या पूछेगा? मूल शब्द की पहचान। चलिए अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ।
आओ फटाफट। आप प्रश्न ये है कि असफलताएं एक शब्द है, असफलताएं, इसमें मूल शब्द की पहचान करिए। इसमें मूल शब्द कौन सा है बताओ? असफलताएं, सफलता, शाबाश, बहुत बढ़िया, सफलता, सफलता, क्या राइट है? सफलता, और प्रत्यय क्या निकला है? ए, और उपसर्ग क्या निकल गया? अ। गलत। अब सुनो, अरे देखिए इधर, ये अ और इधर आ गया सफलता, क्या आ गया? सफलता, प्रत्यय क्या लगा? ए। लेकिन इस सफलता में भी कौन है? स उपसर्ग है, फल मूल शब्द है, ता भी प्रत्यय, ता भी क्या है? प्रत्यय। जैसे मित्रता, प्रभुता, तो ता तो प्रत्यय, वो प्रत्यय का कंसेप्ट अलग पढ़ेंगे। तो अब आप सोचिए, हम मूल शब्द कहीं असफलताएं में या असफलता में सफलता लिख के आएंगे, जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसलिए बता रहा हूं, आपको मूल शब्द भी पूछा जा सकता है, मूल शब्द की पहचान करना। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे, स्रोत, ये है सबसे टेढ़ा प्रश्न, और ये इस प्रश्न का उत्तर तो हम तब दे पाएंगे जब पूरा उपसर्ग का टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए मैं उदाहरण बता रहा हूं, पहले इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। प्रश्न यह है, कौन हिंदी के उपसर्ग से निर्मित शब्द है? हाँ, परिवार, परिवार, शाबाश। कौन हिंदी के उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परिवार, क्या है? परिवार। आप बताएं। स्वतंत्र, शाबाश। आप बताओ अंकित जी, एक मिनट रुको, सही आपको भी चेक करें हम। स्वतंत्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ठीक है, अदमरा बता रहे हो आप बताओ। तुम्हें तो आना चाहिए। हाँ, बताओ, कौन हिंदी के उपसर्ग से निर्मित शब्द है? बताया पीछे, बोलो। स्वतंत्र, शाबाश। हाँ भाई, परिवार, परिवार है, परिवार के पीछे क्यों पड़ा कब से? हाँ, ये अभी से परिवार की बात सोच रहा है। चलो अच्छी बात है, ओके, हाँ सोचना चाहिए बिल्कुल ही। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ना यार, ये कैसा प्रश्न है, ये सारे तो हिंदी के ही तो उपसर्ग पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बताओगे। कब? जब मैं एक थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूं, ऑटोमेटिक आप क्लियर हो जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कब देने में समर्थ हो पाओगे? जब ये कंटेंट आप पढ़ लोगे तब। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये समय से पहले कुछ पार्ट है वो उसको मैं समझा रहा हूं। उपसर्ग स्रोत, सबसे पहली बात तो ये उपसर्ग स्रोत का अर्थ, ये स्रोत नहीं है, स्रोत है, ये शब्द शुद्धि में हम और पढ़ेंगे। उपसर्ग स्रोत का सीधा कंसेप्ट ये है कि हमारे हिंदी में उपसर्ग कहां से आए, किधर से आए हुए, हमने किस किस रूप में किन किन को उपसर्ग की श्रेणी में स्वीकार किया। तो हमारे लिए उपसर्ग के लिए जो कंसेप्ट है वो तीन भागों में डिवाइड है हिंदी के व्याकरण में। वे उपसर्ग जो संस्कृत से आए हुए, किससे आए हुए? संस्कृत से, वो हम पढ़ेंगे संस्कृत के स्रोत के रूप में। वे उपसर्ग जो स्वयं अपने हिंदी के हैं, उनको हमने नाम दिया हिंदी के उपसर्ग। वे जो हिंदी के नहीं है लेकिन बाहर विदेशी भाषा से आए हुए हैं, उनको हमने नाम दिया है विदेशी। उनको क्या नाम दिया है? इसका मतलब मोटे तौर पर उपसर्गों को कितनी कैटेगरी में बांट लिया? तीन। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी अध्ययन की सुगमता के लिए, ताकि हम, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको गुमराह किया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत बहुत व्यापक है,
खूब सारे शब्द हैं। इसको हम एक कैटेगरी में बांट देते हैं, वे जो संस्कृत के प्रामाणिक 22 उपसर्ग, यानी कि संस्कृत के कितने उपसर्ग? 22, जिनको व्याकरण में सिरमौर कहा गया है, जिनके लिए प्रामाणिक बातें कही गई है कि ये 22 उपसर्ग है, उनको वैसे के वैसे एज इट हमने हिंदी में भी ग्रहण कर रखा है। उनसे बनने वाले शब्द वो संस्कृत के ही होते हैं, वो 22 उपसर्गों की श्रेणी में आएंगे। लेकिन जो 22 उपसर्गों से अलग है, इतर है, अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं? अव्यय, अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बनाते वो संस्कृत के ही शब्द है। ठीक है ना? तो इस तरीके से संस्कृत के उपसर्गों को दो कैटेगरी में बांट दिया, 22 उपसर्ग और अव्यय उपसर्ग। यानी 22 को पढ़ लो, बाकी जितने बच गए वो सब किसकी श्रेणी में आएंगे? अव्यय की श्रेणी में। अब इसमें एक बात समझनी है, हम किसी और कंपटीशन की तैयारी भले ही करते हो जाती है, संस्कृत के उपसर्ग जितने भी हैं वे सभी तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं। जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता है उसके लिए यह काम आसान हो जाता है कि संस्कृत के उपसर्ग जो है वो तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो तद्भव यानी बिगड़े हुए रूप है। जो संस्कृत में था उसी का ही बिगड़ा हुआ रूप किसमें आ गया? हिंदी में आ गया। ठीक है। विदेशी जो है वो हमने दो जगह से लिए हैं, अरबी और फारसी। अरबी और फारसी। इस तरीके से देखें तो हमारे लिए उपसर्ग चार कैटेगरी में हो गए, 22 वाले उपसर्ग, अव्यय वाले, हिंदी वाले, अरबी और फारसी। अब ये 22 उपसर्गों को तो आपकी पहचान मैं कराऊंगा, आपको याद करा दूंगा सारे 22 के 22 आपको। इसकी खूब प्रैक्टिस होगी अभी थोड़े टाइम बाद। 22 उपसर्गों में से एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। 22 उपसर्गों की श्रेणी में हमारा एक उपसर्ग आता है परि। ये 22 में स्थान रखता है। इससे बनने वाला कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे परिवार, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी का नहीं। ये संस्कृत के उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अव्यय की तरफ बात करें तो ये स्व, अपना, ये अव्यय, और यहां हम ले लेते हैं एक स्वतंत्र। ये दोनों के दोनों शब्द संस्कृत के, लेकिन एक 22 का और एक अव्यय की तरफ प्रयुक्त है। हिंदी वाले उपसर्ग जो है वो थोड़े से बिगड़े हुए रूप के, जैसे संस्कृत में होता अर्ध, और इससे बनता अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धरात्रि, लेकिन ये अर्ध से बनता है अध। क्या बनता है? अध। अध का मीनिंग आधा। आधा जो मरा हुआ उसे क्या कहते हैं? अधमरा। आधा जो पका हुआ उसे क्या कहते हैं? अधपका। आधा जो खिला हुआ है अधखिला। बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में बात करो, एक उपसर्ग है हमारा ना। ना का अर्थ होता है बिना, और जो लायक नहीं, नालायक है ना, जो लायक नहीं वो क्या है? जो पसंद नहीं, नापसंद। जिसमें खून नहीं। अब आपको समझ में आ गया, ये ना जो है शब्द बढ़ाए का भी, और हमको मिलेगा कहां से? अरबी, फारसी, विदेशी से। अब मुझे बताइए इन चारों में से हिंदी के उपसर्ग से निर्मित कौन है? अधमरा। जब ये चारों कंटेंट आप पढ़ लोगे तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। बाकी तो आप भले कितने भी प्रश्न पूछ दो, कंटेंट ही नहीं पढ़ा है तो हम उत्तर नहीं दे पाते। अब इसमें एक और बात, ये दोनों जो कंटेंट वाला पार्ट है, ये वाला, ये संधि नहीं बनाता है, संयोग अवस्था में मिलता है। तो इसलिए आप बहुत सहज और आसानी से इनको आंसर दे पाने में समर्थ हो जाओगे। सबसे जो दिक्कत है वो इन 22 में, क्योंकि कमबख्त संधि बनाते हैं, इसलिए संधि मैंने पहले पढ़ाई। अब समझ में आया आपको? पेपर सेटर वो यहीं से प्रश्न पूछेगा, यहां से अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग है, सब जानेंगे। पता है अधमरा, अध पका, अध खिला, अध दिखरा, नालायक, ठीक है ना, नामुमकिन, ना खून, ना, और कोई ना पसंद, इसमें ना उपसर्ग भी। अरबी फारसी जितने भी हैं ये सारे जख्मी दिल है। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं ये सारे जख्मी दिल है, इसमें ऐसे ही शब्द मिलेंगे। हाँ, मतलब दुनिया से कई विरक्त हो गए वैसे ही मिलने वाले। और आधे तो शब्द हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको सिखा दिए, बहुत सारे। मैं आपको लेकर, उसने सिखाए, कोई टीचर पढ़ाता नहीं, मैं बताता हूँ। देखो आपको किस तरीके से कौन कौन सा शब्द कहाँ कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएंगे। ये बहुत इजी है, इतना दिमाग आपको लगाना नहीं है। जैसे आप ये देखो, ये क्या है? बा। बा एक उपसर्ग है अरबी फारसी का,
ठीक है ना। बा का मतलब साथ, बा का मीनिंग क्या होता है? साथ, ये मीनिंग है। बा का मतलब होता है साथ। जैसे देखिए, ये अदालत चौबीसा जी को बा इज्जत बरी करती है, यानी इज्जत के साथ, ठीक है ना, बा इज्जत। इसी प्रकार से देखिए, आपने कभी सुना होगा वो बा मुलाजा, बा अदब, होशियार, मसालों के सरदार, एमडीएच पधार रहे, है ना। तो एक शब्द है बा मुलाहाजा, यानी लिहाज के साथ। बा अदब यानी अदब के साथ। बात समझ में आ गई आपको? बा, हाँ, बा इज्जत यानी इज्जत के साथ। तो बा का मतलब क्या होता है? साथ के रूप में। मुझे पता है, अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी विद्या बालन की, शाहिद कपूर के साथ, उसका फिल्म थी, और वो किस्मत कनेक्शन मूवी थी शायद। उसमें वो गाना आता है, वो उपसर्ग यही था इसमें से। वो ये था, बा खुदा तुम्हें हो, खुदा के साथ, यानी कि बा खुदा, खुदा के साथ। इसी तरीके से देखिए, ये क्या उपसर्ग है? बद। बद का मीनिंग क्या होता है? बुरा, ठीक है ना। जैसे चाल चलन जिसका खराब हो, बद चलन, उसको बद चलन कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कोई गंध जो है वो खराब आ रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? बदबू। उसे क्या कहेंगे? बदबू, उसको कहेंगे। जिसका नाम अगर खराब होता हो, हाँ, तब फिर वो गाना आता है, मुन्नी बदनाम हुई। अरे शाबाश, हमको गाना आता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। बद, तो बद का मतलब, हाँ, बबली बदमाश है, गाना है ना। हाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, मुख सुख के कारण। एक गाना आया था बेनी दयाल का गाया हुआ, और उसमें वो गाना आता है, बदतमीज दिल मानना मानना मानना। अब वो बदतमीज कहता है, वास्तव में वो बदतमीज नहीं है, वो बदतमीज है। वो क्या है? हाँ, ये है बदतमीज। लेकिन अब वो यूं गाएगा, बदतमीज बदतमीज, तो फीलिंग नहीं आएगी, वो खटपटा लगेगा। इसलिए मुख सुख के कारण उसको बोल देते हैं बदतमीज। नहीं, बड़ा बदतमीज लड़का, ये है शुद्ध उच्चारण। लेकिन हम तो इतना टेम नहीं है अपने पास, बदतमीज बोले कमीज उतर जाएगा उसका बेचारे का। तो इसलिए अपने बदतमीज बोल, क्या बोल दो। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखना, थोड़ा उसको दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ क्या है, किस तरीके। बहुत सारी हम बातें इस पर करेंगे। तो अरबी फारसी जितने भी उपसर्ग है, सारे जख्मी दिल हैं, कहीं पे भी आ जाओ। जैसे याद देखो, ये क्या है? बे, रहित, अभाव के सेंस में होता है इसका, ये ध्यान रखना। जिसको शर्म नहीं, बेशर्म। जिसको हया नहीं, बेहया। जिसकी कोई इंतहा नहीं, और जो वफा न करे, साहब जख्मी दिल है, ध्यान रखना। जिसको दर्द न हो, आगे बात समझ में? उपसर्ग के स्रोत के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या हो गया? टेबल कुर्सियां टूट नहीं जाए, नाइट्रस ऑक्साइड। अरे मैं, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस होते हैं, लाफिंग गैस होती है ना। अच्छा, चलो। अच्छा देखो, आपने कभी उपसर्ग इस तरीके से पढ़े क्या? तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारे गाने के माध्यम से बताऊंगा कौन सा शब्द कहाँ आया। ये क्या, ये मेरा अलग तरीका है कि चलो ठीक है, कहाँ शब्द किस तरीके से आया, और हमको परीक्षा में कैसे पूछेंगे, वह गाने तो थोड़ी आएंगे, लेकिन वो शब्द हमारे दिमाग में आ जाएगा कि सर ने वो बात कही थी, वो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा। कोई घटना के माध्यम से अगर कोई चीज पड़ी हुई होती है ना, वो जल्दी याद होती है। और बाकी रट के करोगे तो ये आपको याद नहीं होने वाले। मैं आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कहाँ आपको पूछा जाने वाला और क्या पूछा जाने वाला वो सब मैं क्लियर कर लूंगा। मोटे तौर पर बातें कितनी याद रखनी है आपको? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रत्येक नहीं, पहचान। अभी ये कहाँ चल रहा है मुझे पता नहीं, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे।
उसी में चल रहे हैं। अरे अभी अभी फिलहाल ये देखो कि आपको पहचान पूछी जाएगी, आपको कितने उपसर्ग हैं ये संख्या पूछी जाएगी, क्या जोड़े कि ये बन जाए, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको क्या पूछा जा सकता है, उपसर्ग का स्रोत। अब आप देखिए उपसर्ग पढ़ने से आपके कितने टॉपिक क्लियर होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलोम शब्द। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन कई बार उसका विपरीत अर्थ भी निकल जाता है। तो विलोम शब्द जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय आपको सीधा उपसर्ग के टॉपिक पर पुनः वापस लाऊंगा, क्योंकि ऐसे कितने उपसर्ग हैं जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बना देते हैं। जैसे देखिए, उपसर्ग बदलने से भी विलोम शब्द बन जाएंगे, उपसर्ग लगाने से भी बनेंगे। वो तो विलोम शब्द कैसे बनते हैं उसकी शैली है, लेकिन उदाहरण के तौर पे देखिए, ये एक शब्द है ज्ञान। अब इसमें अ लगाओ, क्या बनेगा? ज्ञान का मतलब नॉलेज का होना, और नॉलेज का बिल्कुल भी ना होना। तो देखिए उपसर्ग लगने से अर्थ में विलोम हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो ऐसे जो फैक्ट आपसे पूछेंगे उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्गों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। क्या उपसर्ग सदैव किसी शब्द के आगे लगते हैं? यस। क्या उपसर्ग शब्दांश होते हैं? यस। उपसर्ग लगने से अर्थ में परिवर्तन होता है? यस। एक और बात, उपसर्ग लगने से अर्थ में आंशिक या पूर्ण अर्थ परिवर्तन दोनों होता है। अब इसको थोड़ा समझा देता हूं। आंशिक और पूर्ण का मतलब क्या देखिए, ये एक शब्द है देश। क्या लिखा है? देश का अर्थ है वतन, मुल्क, कंट्री। ठीक है, अब मैं यहां आ उपसर्ग लगाऊंगा, क्या बनेगा? आदेश। क्या इस आदेश में वतन, कंट्री, मुल्क का कोई कंसेप्ट है? नहीं। अब इसका नया अर्थ क्या हो गया? ऑर्डर। ऑर्डर देना भाई, आदेश देना। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूं वी उपसर्ग लगाऊं और क्या लिखूं? विदेश। तो वी तो उपसर्ग तो है, लेकिन उस देश के अर्थ में आंशिक परिवर्तन कर रहा है, पूर्ण परिवर्तन नहीं कर रहा। देश का अपना देश नहीं, दूसरा देश, क्या कहलाया? तो देश का अर्थ तो है, तो यानी ये तो है पूर्ण अर्थ परिवर्तन का उदाहरण, और ये है आंशिक। तो हो सकता है कोई पेपर चैप्टर ऐसा भी हो कि बताइए कौन पूर्ण अर्थ परिवर्तन का उदाहरण है और कौन आंशिक अर्थ परिवर्तन का उदाहरण है। इतनी गहराई में मैं लेके जा रहा हूं आपको कि हमें हर प्रश्न पर, हर बनने वाले प्रश्न पर हमारी नजर होनी चाहिए। प्रश्न कैसा भी बनो, मैं तो पेपर कंप्लीट करके फोड़ के आऊंगा। अब तू पूछ ले, मैं सर से पढ़ के आया हूं, मर्जी आए जो पूछ, वो आंसर अपना राइट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या पूछा जा सकता है? उपसर्ग को लेकर के आंशिक या अर्थ परिवर्तन दोनों होते हैं। क्या उपसर्ग लगने से किसी शब्द के अर्थ में विपर्यय होता है? क्या विपर्यय? अब देखो मैंने भाषा चेंज कर दी, विपर्यय का मतलब होता है विलोम। विलोम नहीं कहा मैंने, विपर्यय बोल दिया। बिल्कुल विलोम शब्द भी बनते हैं क्या? और वो आपसे ये भी पूछे संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। तो वो फैक्ट ऐसा भी दे दे कि संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछा किसी एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, क्या ये सही बात है? हो सकते हैं। बात समझ में आई? उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं, शब्दकोश में वृद्धि होती है, क्या ये बात सही है? बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यानी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्दों की सृष्टि या रचना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए उपसर्ग, और सिर्फ परिभाषा से हम बात करेंगे। मध्य एशिया के, बिल्कुल मध्य एशिया के भी शब्द लाएंगे सर। बहुत सारी कोचिंग से पढ़ के देख लिया, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका देख के लगता है रॉयल से हमारा कल्याण निश्चित है। देखो रॉयल से कल्याण निश्चित है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता पूर्णिमा जी, लेकिन हिंदी विषय से तो कल्याण निश्चित है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए उपसर्ग। इसमें एक बात आपको मैं रह गया बताना, पहले वो क्लियर कर देता हूं फिर लिखा देता हूं। हाँ, उसको थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। देखिए उपसर्ग का एक प्रश्न और बनता है,
उपसर्ग का प्रश्न यह बनता है, आपको परीक्षा में इसका विलोम पूछा जा सकता है, और उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो उत्तर है गलत। ये ध्यान रखना, कक्षा 6 का बालक या 7 का बालक अगर उपसर्ग का विलोम प्रत्यय लिख लेता है, उसका उत्तर राइट माना जाएगा। लेकिन कंपटीशन में अगर उपसर्ग का विलोम प्रत्यय लिख दिया तो वो उत्तर गलत माना जाएगा। यहां उस स्टूडेंट की भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता, भले ही उसके बगल की सीट में भावना परीक्षा दे रही हो। ये ध्यान रखना। यह कोई भावना को, मैं नहीं, मैं तो भावनाओं में बहक गया था, भावनाओं को देख करके भावना व्यक्त कर दी, मेरी भावनाओं को भी आप समझ लो। लेकिन वो भावना चेक करने वाली भी भावना नहीं समझेगी। इसलिए परीक्षा में फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, फैक्ट मायने रखता है। तो ये, अब इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उपसर्ग का विलोम होता है अपसर्ग। क्या होता है? अपसर्ग। या इसका दूसरा नाम है परसर्ग। अपसर्ग या परसर्ग। अपसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग क्या होते हैं, जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। कल हम इस विषय पर बात करेंगे। आते ही मुझे याद दिलाना, सर ये अपसर्ग और परसर्ग आप पढ़ा रहे थे, लेकिन ये इसका विलोम क्या है, इसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उपसर्ग की पहले परिभाषा लिख दीजिए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं, नवीन शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे, और लिखने का तरीका ऐसे लिखना है, आ प्लस हार बराबर आहार। इसके नीचे क्या लिखोगे वो थोड़ा देख लेना। हार को तो लिख देना मूल शब्द, आ उपसर्ग लिख लेना, और आहार नवीन शब्द लिख देना, नवीन शब्द। आ प्लस हार बराबर आहार। लिख लिया? कंप्लीट। अब हेडिंग डाल दीजिए, इसी के नीचे हेडिंग डालिए और लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य कोष्टक में लिखिए उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और ये महत्वपूर्ण तथ्य किससे संबंधित है? उपसर्ग से संबंधित। ओके, लिख लिया? और इसमें पहली लाइन लिखिए, उपसर्ग शब्द नहीं अपितु शब्दांश होते। उपसर्ग शब्द नहीं अपितु शब्दांश होते। ये ध्यान रखना सदैव, उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? हाँ, शब्दांश होते। लिख लिया? उपसर्ग शब्द नहीं अपितु क्या होता है? शब्दांश। अगला बिंदु लिखिए इसी के नीचे, उपसर्ग सदैव मूल शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग
सदैव मूल शब्द के आगे लगते हैं। अगला लिखिए, बिंदु लिखिए, उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। इसी को आगे लाइन को कंटिन्यू करना, क्योंकि और लिखवा रहा हूं मैं। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में सदैव परिवर्तन होता है। आगे कंटिन्यू करके लिखिए, यह परिवर्तन पूर्ण या आंशिक दोनों हो सकता है। पूर्ण या आंशिक दोनों हो सकता है। जैसे, दोबारा बोले, हाँ कोई बात नहीं। कौन सा बिंदु रह गया हमारा? उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में सदैव परिवर्तन होता है। यहां तक तो लिख दिया, ठीक है। यह परिवर्तन पूर्ण या आंशिक दोनों हो सकता है। या तो पूर्ण परिवर्तन होगा या आंशिक, दोनों हो सकता है। जैसे, और लिखिए, जैसे में आ प्लस देश इजिकल टू आदेश। आ धन देश, आ प्लस देश करके कर लीजिए आदेश। ओके। और यहां कोष्टक में लिखिए पूर्ण अर्थ परिवर्तन। आदेश के आगे लिखो पूर्ण अर्थ परिवर्तन। और इसी के नीचे दूसरा उदाहरण लिखिए, वी प्लस देश लिख ले। और इसके आगे लिखिए आंशिक अर्थ परिवर्तन, लिख ले। अगला बिंदु, उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं। उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं। उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं तथा शब्दकोश में वृद्धि होती। उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं तथा शब्दकोश में वृद्धि होती। जैसे, जानने के लिए देखें अब अगला एपिसोड। नए नए शब्द कैसे बनते हैं इस पर हम बात करेंगे और इन बिंदुओं को और आगे लेके चलेंगे कल। ओके, तब तक के लिए रहिए स्वस्थ, रहिए व्यस्त, रहिए मस्त, रहिए और जीवित रहिए।